नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावंत। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। तकरीबन एक साल पहले राज्य महिला आयोग को लेकर किए गए हरियाणा सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने गलत ठहराया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए पद से हटा दिया था। सरकार के इस फैसले को अब हाईकोर्ट ने पलट दिया है। कोर्ट ने कठोर टिप्पणी करते हुए सवाल भी उठाए हैं। कोर्ट ने इसे राजनीतिक कार्रवाई भी माना और पूछा कि आखिर आपने पूरे महिला आयोग को भंग क्यों नहीं किया, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया तो बाकी 4 सदस्यों को क्यों रखा गया। दरअसल दोनों पदों पर नियुक्ति पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान हुई थी और 3 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले अध्यक्ष कमलेश पांचाल और उपाध्यक्ष सुमन दहिया को उनके पदों से हटा दिया गया था, जिसके बाद सवाल उठे थे कि क्या यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई। उधर महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री कविता जैन ने हाईकोर्ट के फैसले पर अपील करने की बात कही है। अब बड़ा सवाल यह कि क्या महिला आयोग के अध्यक्ष को बदलने की भावना से हटाया गया था और क्या महिला आयोग में बदलाव का फैसला गलत था, तो क्या कोर्ट के फैसले के बाद घिरेगी सरकार। इन तमाम सवालों पर होगी आज बड़ी बहस। तो जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला बड़ा सवाल यह कि क्या महिला आयोग के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को बदले की भावना से हटाया गया। दूसरा बड़ा सवाल, महिला आयोग में बदलाव का फैसला गलत था कोर्ट के। और तीसरा बड़ा सवाल कि कोर्ट के फैसले के बाद क्या सरकार घिरेगी, कितना घिरेगी। ये तमाम अहम सवाल आज की बड़ी बहस में हमारी बड़ी बहस का हिस्सा रहेंगे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर क्या कहा, टिप्पणी सुनिए। कोर्ट ने ये जो स्टेट कमीशन फॉर वुमेन डिसबैंड कर दी थी, इन्होंने जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को डिसमिस कर दिया था, उसमें उनकी जो कर्टेलमेंट ऑफ टेन्योर करी गई थी उसको वॉश कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है, उसको गलत बताया गया है। साथ ही ये बोला है कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको इमीडिएटली रीइंस्टेट करा जाए। हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन मेक करी थी कि जिस प्रकार से, जिस तरीके को अपना के हरियाणा सरकार ने ये कदम उठाया और महिलाओं के लिए जो आयोग इस देश के संविधान के अंदर बनाया गया है, उस आयोग को 1 साल के लिए वर्चुअली निस्तेनाबूद करके रखा, कोई महिला आयोग ही नहीं रहा। इस चीज़ पे भी हाईकोर्ट ने बड़ी संगीन और गहरी टिप्पणी करी थी। हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर आप चाहते तो आप महिला आयोग को अबॉलिश ही कर देते, परंतु आपने ऐसा नहीं करा। आप केवल अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन पदों पे पदोन्नत करना चाहते थे, जिस वजह से, जिस कारण आप लोगों ने ऐसा, हरियाणा सरकार ने ऐसा कदम उठाया। तो जल्दी से कुछ आंकड़ों, कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। क्या है मामला। अगस्त 2015 में हरियाणा महिला आयोग को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया था। अध्यक्ष कमलेश पांचाल और उपाध्यक्ष सुमन दहिया को हटाया गया था। सरकार ने दोनों की नियुक्ति को नियमों के विपरीत बताया था। विभाग की तरफ से दोनों के कामकाज पर भी सवाल उठाए गए थे और हुड्डा सरकार के दौरान ये नियुक्तियां हुई थी। दोनों को 1.25 साल के कार्यकाल में हटा दिया गया, जबकि 3 साल का कार्यकाल दोनों का बनता था। महिला आयोग के 4 सदस्यों को सरकार ने नहीं हटाया। अगस्त 2015 में हरियाणा महिला आयोग को लेकर सरकार ने यह कदम उठाया था। वहीं सरकार की तरफ से इस मामले में आगे अपील करने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुनिए। निश्चित रूप से जो फैसले की जब कॉपी हम लोग पढ़ेंगे और इस पर लीगल राय लेकर अगला कदम उठाया जाएगा और सरकार अपने स्टैंड पर यथावत रहेगी और निश्चित रूप से हम आगे इसकी अपील करेंगे। हरियाणा सरकार ने जो गैर कानूनी राजनीतिक सोच के साथ जो फैसला लिया था, उसको माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। इसका हम स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से जो फैसले की जब कॉपी हम लोग पढ़ेंगे और इस पर लीगल राय लेकर अगला कदम उठाया जाएगा और सरकार अपने स्टैंड पर यथावत रहेगी और निश्चित रूप से हम आगे इसकी अपील करेंगे। हरियाणा सरकार ने जो गैर कानूनी राजनीतिक
जी हाँ, तो बड़ी बहस के तमाम मेहमानों से आपको रूबरू करवा दें। चंडीगढ़ से हमारे साथ आईएनएलडी के नेता रविंद्र ढुल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मलिक साहब, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ सुमन दहिया, उपाध्यक्ष हरियाणा महिला आयोग, अब इन्हें उपाध्यक्ष भी कह सकते हैं, हालांकि अब पहले हम पूर्व उपाध्यक्ष इन्हें कह रहे थे। सुमन दहिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गुड़गांव से। अब सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप मलिक साहब, आपसे एक प्रतिक्रिया यहां पर लेना चाहेंगे। किस तरह से देखे, सरकार के लिए एक बड़ा झटके के तौर पर इसे देखा जाए, क्योंकि सरकार ने 1.25 साल में इन दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा दिया और आज कोर्ट ने इस पूरे मामले को क्वैश कर दिया जिस तरह से, तो झटके के तौर पर देखा जाए। रोहित जी, जो भी आयोग होता है, चाहे वो महिला आयोग है, चाहे और भी दूसरे आयोग बने होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें होती हैं। इन पे चाहे जो भी व्यक्ति किसी भी सरकार में लगा हो, उसके बाद उस पद की एक अहमियत होती है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी एक गरिमा होती है। उस गरिमा में रह के ही ये जो इसका अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष काम करते हैं। उसमें ये नहीं देखना चाहिए ये किस पार्टी का था, वो था, क्योंकि ये महिला आयोग उसके लिए बनाया गया था कि जो महिलाओं से जितने भी केस संबंधित केसेज हैं, जो भी महिलाओं की समस्याएं, चाहे वो घरेलू हिंसा की है, दहेज की है, और जो दूसरे तलाक वाले जितने भी महिलाओं से संबंधित वो केस यहाँ आते थे। अब वो महिलाएं 1 साल से तो बेचारी दर दर की ठोकरें खा ही रही थी, क्योंकि उनके सामने कोई ऐसा विकल्प था ही नहीं, किसके पास वो जाएं। अब कम से कम एक हाईकोर्ट का जो फैसला है उससे ये होगा कि दोबारा से महिला आयोग की अपना काम नहीं, इसे सीधे तौर पर सरकार के लिए झटका तो देखा जाए, क्योंकि हम सवाल उठा रहे हैं मंचा पर कि सरकार ने क्या बदले की भावना से कदम उठाया था। आखिरकार ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि 2 पदों से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का फैसला सरकार ने ले लिया। मलिक साहब, देखिए रोहित जी, जो पिछले दिनों जब हाईकोर्ट में जब ये केस चल रहा था, तो उस समय जो सरकारी वकील ने यही कहा था कि हमने यहाँ पे अपने किसी महिला को यहाँ एडजस्ट करना है। तो कोर्ट ने ये कहा था कि क्या ये महिला नहीं है, क्या ये और कोई है। तो कहने का मतलब ये कि राजनीतिक भावना जरूर थी, और उस वजह से कोर्ट ने देखो मेरिट पे फैसला भी सुना दिया। लेकिन ये होता है कि जो इन पदों पर हैं, उस पदों पर रहने के बाद इन लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किस पार्टी का है। अगर वो काम ठीक अच्छे से कर रहा है, महिलाओं की समस्याएं ठीक से सुन रही है, तो फिर उसमें क्या दिक्कत आनी। ठीक है, रविंद्र ढुल साहब के पास चलेंगे। ढुल साहब नेता तो है, आईएनएलडी के अधिवक्ता भी हैं। ढुल साहब तेज तर्रार, तो उनसे हम बात करेंगे। ढुल साहब, किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये बदले की भावना से उठाया गया कदम था सीधे तौर पर? देखिए रोहित, अगर आप थोड़ा सा और इतिहास में पीछे जाएंगे तो आपको पता लगेगा, जब 2005 में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार गई थी, तो एचपीएससी के मेंबर इसी प्रकार से कांग्रेस ने हटाए थे जी। वो मामला भी काफी उछला था, कोर्ट तक भी गया था, लेकिन क्योंकि प्रोसीडिंग्स जो संसद ने की थी उसके अंदर, इसलिए आगे चैलेंज नहीं हो पाई। सरकार बदलने के साथ ही इस प्रकार के कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। सरकार चाहती है कि अपने वर्कर्स को एडजस्ट करे, जो उनके समर्थक है उनको एडजस्ट करे। हालांकि यहाँ पर वुमेन कमीशन को यदि आप देखो तो ये पॉलिटिकली बेनिफिट वाली पोस्ट नहीं है। ये कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जिनसे सरकार को कोई फायदा होगा या कल को कोई कार्य करवा सकती है उससे। ये केवल अपने वर्कर्स को ऑब्लाइज करने के लिए जो थी लगाई है। और दूसरी बात इसमें समस्या ये है कि 1 साल से ये कमीशन वर्क नहीं कर रहा है। वुमेन कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है, उसके अंदर इस प्रकार का कार्य करना, या तो इनके पास में अल्टरनेट वहां पर साथ के साथ में रिप्लेसमेंट आनी चाहिए थी। यदि इनके पास में कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी तो कमीशन को पूरी तरह से बंद कर देना, एक तरह से न केवल हरियाणा की महिलाओं के साथ अन्याय है, बल्कि ये तो साफ साफ दिख ही रहा है कि राजनीतिक द्वेष। तो यहाँ पे माननीय हाईकोर्ट ने इसको खारिज, क्योंकि इनके ऑर्डर को खारिज किया, तो दिख ही रहा है यहाँ पर, क्योंकि इनकी पिटीशन भी इसी ग्राउंड पे डली थी कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक द्वेष से हमको हटाया। हाई कोर्ट ने इनके ग्राउंड को ठीक पाया, तो राजनीतिक द्वेष तो प्रूव हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी उसको चाहे खारिज कर ले, बेशक ना खारिज करे, ये तो ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, जवाहर यादव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। और जवाहर जी, एक बड़ा अहम सवाल ये उठ रहा है कि आपकी सरकार बनी, आपने कहा, हमने चलिए माना भी उस बात को, आपने कहा कि आप वो जैसा पहले होता था वैसा नहीं होगा, अब चीजें बदल गई हैं, अब सब कुछ बदलेगा। ये तमाम बातें आप जोर शोर से, सबसे जोर शोर से जवाहर यादव ये बात आज भी कहते हैं और कहते थे। लेकिन जिस तरह से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया,
ये तो आपने भी उसी रवायत को किया कि साहब ठीके से हटाइए, अपने कार्यकर्ता लाने हैं, अपने लोग लाने हैं। तो फिर आप में और जो पहले सरकारें थी उनमें क्या अंतर रह गया? और क्या सुमन दहिया या कमलेश पांचाल, क्या ये हरियाणवी नहीं है? हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तो यहां पर ये नारे, ये चीजें क्यों बदल गई? इसलिए ये सवाल ज्यादा अहम हो जाता है जवाहर जी, क्योंकि आप बार बार ये बात कहते थे। जी, मैं अभी भी कह रहा हूं, और मेरे मित्र और मैं मानता हूं पत्रकार के साथ साथ मैं जिनको बड़ा बुद्धिजीवी मानता हूं, प्रदीप मलिक जी ने भी गलत तथ्य प्रस्तुत किए। वो ये कह रहे कि हमने वहां एफिडेविट में लिखा कि किसी कार्यकर्ता को एडजस्ट करना है। ये जो हुआ ये संविधान की रक्षा के लिए हुआ। अगर सरकार ने दुर्भावना से करना होता, 26 अक्टूबर 2014 को हमारी सरकार बनी, 5 अगस्त 2015 को ये हटते हैं, यानी कि उस प्रक्रिया को पूरा किया गया कि ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है। मैं आपसे तथ्यों पे बात करता हूं। 15 अक्टूबर 2012 को हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट बना। एक्ट, इससे पहले एक्ट नहीं था। और 26 जनवरी 2013 को वो लागू हुआ। अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन हुआ था और 26 जनवरी 2013 को वो लागू हुआ। उसकी धारा 3(1) के तहत इसको कंस्टिट्यूट किया जाना चाहिए था। डुल साहब मेरे मित्र है, वकील है, इसको कंस्टिट्यूट किया जाना चाहिए था, जो इसको नहीं किया गया। इसके लिए हमने एलआर की राय ली और उस राय के बाद इसको हटाया गया, इनको खत्म किया गया, क्योंकि इसमें किसी के लिए कोई एप्लीकेशन मांगी नहीं गई कि अध्यक्ष के लिए कौन कौन इसमें प्रतिभागी होना चाहता है, इनका अधिकार क्षेत्र क्या है, ये अपने आप को किसको रिपोर्ट करेंगे, इनको आकर कौन अपनी बात कह सकता है, इनका कार्य क्षेत्र क्या है, इनका ऑफिस क्या है, ये कंस्टिट्यूट होना चाहिए था। 3(2) की एक्ट के तहत, उस नियम के तहत इनको 15 अधिकार दिए गए, जिसमें से 14 अधिकार तो इन्होंने मान लिए और 15 अधिकार ये था कि इनको कभी भी हटाया जा सकता है। यानी कि आप 14 नियमों के तहत तो शर्तों को तो मानते हो, 15वीं शर्त को आप मानते नहीं हो, क्योंकि ये गैर संवैधानिक थे। मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं या किसी और से भी पूछना चाहता हूं, वो डेट बताए जिसको ये कंस्टिट्यूट हुआ। मैंने आपको इसके नोटिफिकेशन की डेट बता दी, मैंने इसको 26 जनवरी को ये एक्ट बना, इसकी डेट बता दी, लागू हुआ। ये कंस्टिट्यूट कब हुआ, इसकी मैं डेट जानना चाहता हूं। हरियाणा का कोई भी व्यक्ति मुझे बता दे। ढोल साहब कुछ कहना चाहेंगे इस बात पर? जवाहर यादव साहब ने कुछ तथ्य दिए, इनका कहना कि ये असंवैधानिक थी दोनों नियुक्तियां। देखिए रोहित, एक बात को आप बात माने कि हरियाणा सरकार ने यह ग्राउंड हाईकोर्ट में भी लिया है। हाईकोर्ट में जो इनका मुख्य ग्राउंड था वह भी यही था कि कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, असंवैधानिक थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इनके तर्कों को खारिज किया है, खंडपीठ ने खारिज किया है। एकल पीठ का भी फैसला नहीं है, ये खंडपीठ का फैसला है। खंडपीठ ने इनके तर्कों को खारिज करके इनके ऑर्डर को क्वैश किया है। आप इस बात को समझें, यदि माननीय जवाहर यादव जी के तर्कों में कोई दम होता कि कॉन्स्टिट्यूशन इसका इतना ही इंपॉर्टेंट होता, तो क्यों हाईकोर्ट इसको खारिज करती? पहली बात आप इस बात को समझे कि ये इनका ये ग्राउंड ले सकते हैं, क्योंकि फूड कमीशन के टाइम पे भी आप देखो, एक और भी थी फूड कमीशन की, भी इन्होंने खारिज की थी। वह मामला भी समय पे हाईकोर्ट में चल रहा है, वहां पे भी इन्होंने एक ग्राउंड लिया था कि एसटी को अपॉइंट नहीं किया गया। इस प्रकार के किसी भी ग्राउंड को लेकर के सरकार जो है अपने जो पुराने जो पॉलिटिकल राइवल्स है उनको हटाने का प्रयास करती है, लेकिन इन ग्राउंड को हाईकोर्ट ने गलत पाया है। तो इन ग्राउंड के ऊपर आज के दिन में ये आर्ग्यू नहीं कर सकते नहीं, या तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्टे ले और जाकर के कहे कि हाँ हमने सही कहा था और हमने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, हाई कोर्ट का फैसला गलत था इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया। आज के दिन में तो फैसला हुआ, आज तो ये तय नहीं कर सकते। आज के दिन में तो मान्य है हाई कोर्ट का फैसला, उसके बारे में प्रश्न कैसे उठा सकते हैं ये? जी जवाहर जी जवाब दीजिए। ग्राउंड इन्होंने लिया है कोर्ट के अंदर, यही तो ग्राउंड था, इसके अलावा इनके पास में कोई ग्राउंड ही नहीं है। एक तो आज ये निर्णय आया है, इसके बाद निर्णय क्या होगा, क्योंकि मैं तो इतना टेक्निकल नहीं हूं, मेरे मित्र टेक्निकल है, उसके बाद निर्णय पूरा आने में समय लगता है, उस निर्णय को पढ़ा जाता है। असली तो उसमें होगा कि वास्तव में निर्णय क्या है,
किस आधार पे दिया गया ये तो अभी मुझे तो कम से कम नहीं पता, ढुल साहब को पता होगा अगर उन्होंने विस्तृत निर्णय पढ़ा है, क्योंकि उसकी कॉपी अभी तक मुझे उपलब्ध नहीं हुई, हमारे पास नहीं आई है। मैं अब ढुल साहब से जानना चाहता हूं जी, क्या कमीशन में कभी ऐसा होता है एक्ट बनने के बाद, कमीशन के बाद, कि आप किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हो? क्या इसके लिए एप्लीकेशन आमंत्रित की गई हरियाणा से? क्या उसमें कोई शिक्षा क्या थी? उसमें यह था कि उनको लिया जाएगा जिनका महिलाओं के उत्थान में योगदान होगा। क्या वो दोनों प्रतिभागियों पे लागू होता है क्या? इसके लिए जो खुली प्रतिनिधित्व होनी चाहिए, जो कमीशन का एक्ट कहता है। मेरी जानकारी उधर हो सकती है, ढुल साहब की पूरी होंगी, मुझे बता देंगे कितनी इसके ऊपर एप्लीकेशन आई थी, उसमें से किसने इसकी स्क्रूटनी की और किसने इसको ठीक पाया। देखिए रोहित, इनका जवाब देना चाहूंगा जवाहर जी का। पहली बात तो इनको यह बता दूं, मैं इनेलो का प्रवक्ता हूं, कांग्रेस का नहीं। तो कांग्रेस ने क्या किया था क्या नहीं किया था इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं कि क्या सरकार बदलने के बाद में इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वे सही है या नहीं है। मुख्य बात यह है, मैंने कांग्रेस का भी उदाहरण दिया। इनेलो के जो थे अपॉइंट किए हुए इनेलो सरकार के, वो कांग्रेस ने हटाए थे एचपीएससी के मेंबर, यही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये हर सरकार करती है। आप उसके अंदर कोई भी खोट डाल सकते हैं। खोट मैं कह रहा हूं कि अपॉइंटमेंट के अंदर, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस की अपॉइंटमेंट पाक साफ थी, उन्होंने बहुत से पाप किए। पाप जो है हाईकोर्ट ने खारिज भी किए, बहुत सी नियुक्तियां भी खारिज की है। हम उनको डिफेंड करने, मैं उन कांग्रेस की नियुक्ति को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के फैसले इसलिए लिए कि सरकार बदलने के बाद में इन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट करना था, पहली बात। दूसरी बात, यदि ये अपनी बात को सही मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ था, क्या इन्होंने उस समय पर प्रयास किया कि इसको कॉन्स्टिट्यूट करवा दे? इनको कॉन्स्टिट्यूट करवाना चाहिए था। क्या कारण है कि वुमेन कमीशन इतने महीने से बंद पड़ा हुआ है? हरियाणा की महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर के जाएं तो कहां जाएं, पिटीशन को लेकर के जाए तो कहां जाएं? मैं कांग्रेस के नियुक्त किए हुए सदस्यों की कोई भी वो इनका पक्ष नहीं ले रहा हूं। ठीक है ढुल साहब, मैं केवल यह पक्ष ले रहा हूं, माफी के साथ आपको रोकूंगा ढुल साहब। ये मानते हैं कि कांग्रेस ने इस प्रकार का जी हमारे साथ उपाध्यक्ष हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुमन जी, अब तो कह सकते हैं आपको, पूर्व अध्यक्ष की जगह आप तो अध्यक्ष कह सकते हैं, मुझे लगता है आपको। चलिए, आपका स्वागत। उपाध्यक्ष जी जवाहर जी, अब इनको उपाध्यक्ष कह सकते हैं महिला आयोग की हम? बेचारी से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं पहले उपाध्यक्ष थी, आप अध्यक्ष बोल रहे थे तो कमलेश पंचाल जी आपको से नाराज हो जाएगी। जी चलिए, नहीं खैर प्रमोशन तो आप भी कर सकते हैं, अभी आपकी सरकार है 3 साल और साहब। जवाहर जी से आप बता लें। ठीक है, खजान सिंह जी आपका भी स्वागत है। खजान सिंह जी भी जुड़ गए हैं। खजान सिंह जी, पहले सवाल आपसे, सुमन जी से बाद में। अभी आप चर्चा में देर से जुड़े, सवाल ये उठ रहा था कि साहब कांग्रेस ने जो नियुक्ति की आपकी सरकार के शासनकाल में, ये दोनों नियुक्तियां हुई, ये गलत तरीके से हुई, असंवैधानिक तरीके से हुई, जवाहर यादव साहब का ये कहना था, और इसलिए ये लोग इन लोगों ने इन दोनों पदों से हटाया था, इनका ये कहना है। क्या कहना है आपका साहब? खजान सिंह जी। रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, ये जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से अलोकतांत्रिक, गैर कानूनी और असंवैधानिक फैसले कर रही है, और इनको बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग चुकी है, लेकिन इनकी खाल बहुत मोटी हो गई है। नहीं, इनका कहना है कि आपने असंवैधानिक तरीके से नियुक्ति की थी। मैंने कानून के संवैधानिक तरीके से, कानून के तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से नियुक्तियां की थी, और इनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है, और इनके मुंह पर एक बार नहीं लगा। सूखा के मामले में सुप्रीम कोर्ट तमाचा मार रहा है, मुरथल कांड में हाई कोर्ट तमाचा मार रहा है, लेकिन इनकी खाल मोटी हो गई है। ये कानून इनकी समझ में नहीं आता, ये कानून से ऊपर है, ये कानून से ऊपर है। कह रहे थे अभी मेरे मित्र में जवाहर यादव की बात हो गया था, वो कह रहे थे अभी माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, उसके बाद भी माननीय हाईकोर्ट का अवमानना कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं सीधा। ये जुडिशरी को, न्यायपालिका को चैलेंज कर रहे हैं। मैं समझता नहीं, उत्तराखंड में इनको जवाब मिला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हाईकोर्ट उत्तराखंड ने दिया, लेकिन ये जिस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं वो डिक्टेटरशिप है, और वो डिक्टेटरशिप। ठीक है खजान सिंह जी, अब जवाब ले लेते हैं जवाहर जी से। तब यहाँ का खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है जवाहर जी, खजान सिंह जी को आपने सुना? एक तो हाँ, ऐसे मैं आज इसकी डिबेट पे रहना चाहता हूं, पर एक शब्द का इस्तेमाल खजान सिंह जी ने किया है, मैं इनसे उत्तर भी चाहूंगा।
इन्होंने कहा कि मुरथल कांड पे सरकार को फटकार पड़ी। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि मुरथल के बारे में जो कहा जा रहा है वो ठीक कहा जा रहा है? हाँ ना में उत्तर दीजिए। आप मानते हैं कि वहां 12-15 रेप हुए? आपसे मैं उत्तर चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे कटघरे में खड़ा किया है कि मुरथल पे हमें डांट पड़ी, यानी कि कांग्रेस ये कहती है कि मुरथल के बारे में जो कहा जा रहा है वो सच कहा जा रहा है। आप उत्तर दे दीजिए। और आपने कानून को मजाक बनाया हुआ है। अरे मैं कांग्रेस का उत्तर चाहता हूं। ठीक है जवाहर जी, आपको रोकूंगा, आपको भी रोकूंगा यहाँ अरे पर। आपने उत्तर नहीं खजान दिया, सिंह जी, उत्तर आपको भी चाहता हूं मैं। रोकूंगा। खजान सिंह जी आज के विषय पर लौटेंगे। सुमन दहिया जी के पास चलते हैं। सुमन जी, क्या कहना है आपका? आपके नाम के आगे जो पदनाम था उस पर जो पूर्व लग गया था कुछ महीनों से, आज वो हट गया। सरकार का ये कहना है कि आपकी नियुक्ति असंवैधानिक थी। क्या कहना है आपका सुमन जी? रोहित जी, मैं ये कहूंगी कि शायद इस बात को हमें डिबेट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सब बातें जब कोर्ट में केस चला था 10 महीने तक और सरकार को पूरा मौका दिया गया था कि अपनी दलीलें पेश की जाए, और जो हमने अगर कुछ गलत किया है तो उसके लिए हमें कारण बताया जाए हटाने का। तो शायद या तो वकील साहब प्रॉपर नहीं रख पाए सरकार की तरफ से, या मेरे ख्याल से जवाहर यादव जी को जो है डबल एजी की जगह इन्हें पेश हो जाना चाहिए था। और ये सब आज कहना कि माननीय अदालत ने जो फैसला किया ये ठीक नहीं है, या ये सब, मैं मानती हूँ कि हमारी लड़ाई कोई सरकार से नहीं है। एक आयोग गठित किया गया है महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उन पर हो रहे अत्याचारों को, जो है अन्याय को समाप्त करने के लिए। तो उसके लिए हमने मेहनत की है और पूरी कोशिश की है कि समाज में हम महिलाओं का ओहदा ऊंचा उठा सके। वो कार्य हमने पहले भी किया था, आज भी करेंगे और आगे भी करेंगे। रही बात जवाहर यादव जी की, तो उन्हें आज ये मान लेना चाहिए कि अगर ऐसा कोई स्टैंड सरकार की तरफ से होता तो माननीय न्यायालय ने पूरा एक्ट भी स्टडी किया है और सभी चीजें जो है उसमें मेंशन करके अच्छे से पूरा डिटेल्ड ऑर्डर पास हो चुका है। अगर उन्हें शायद आज ना पता हो तो वो ऑर्डर की कॉपी लेके उसको पढ़ ले तो शायद पता चल पाएगा। जी जवाहर जी। मैं रोहित जी, एक तो मेरी अभी तक जब से आपके चैनल पे मैं डिबेट कर रहा हूं, मैंने माननीय न्यायालय के किसी भी निर्णय पे कोई टिप्पणी नहीं की है। ठीक है, ठीक बात। मैंने आपको अपनी डिबेट में कहा था कि इसका विस्तृत निर्णय हमारे पास आएगा, हम उसका अध्ययन करेंगे। एक तो इसलिए माननीय न्यायालय पर ऊपर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है जी। मैं तो उन तथ्यों की बात कर रहा हूं जिनके आधार पर सरकार इसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट में गई। वो तथ्य ये है कि मैंने पिछली चैनल पे भी मैं और सुमन जी साथ थे। मैं ये कहता हूं कि मैं आपको डेट बता रहा हूं, 15 अक्टूबर 2012 जब इसका नोटिफिकेशन हुआ एक्ट का, 26 जनवरी 2013 जब मैं बता रहा हूं हरियाणा स्टेट कमीशन वुमेन फॉर एक्ट बना। उसके बाद इसको कंस्टिट्यूट करना चाहिए था। वो कंस्टिट्यूट किस डेट को हुआ, मैं उसकी डेट जानना चाहता हूं कि जो कंस्टिट्यूट हुआ उसकी कोई डेट तो होगी, उसका कोई पेपर तो होगा। उसकी डेट आप हमारे वकील से बात कर लीजिए। अगर आप देखिए मेरा तो अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है सुमन जी, ऑर्डर भी पढ़ ले। जी मैं माफी के साथ आपको भी रोकूंगा जवाहर जी, आपको और सब लोग हमारे साथ बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बड़ी बहस जारी है इस ब्रेक के बाद भी। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ महिला आयोग के उपाध्यक्ष सुमन दहिया जुड़ी हैं। खजान सिंह जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाहर यादव साहब हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मलिक साहब हमारे साथ हैं और INLD के नेता प्रवक्ता रविंद्र ढुल भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा आज बने हुए हैं। सुमन जी एक बार फिर आपके पास आएंगे। सुमन दहिया, क्या कहना है आपका? जो मंत्री हैं कविता जैन, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम फैसले का अध्ययन करेंगे और फिर अपील करने की जरूरत पड़ी तो फिर हम आगे अपील करेंगे, सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। यह बयान कविता जैन का आया है कि सरकार अपने स्टैंड पर कायम है, हम फैसले का अध्ययन करेंगे, स्टैंड हमारा वही है। क्या कहेंगे इस पर आप? रोहित
चल रही थी तो सरकार की तरफ से जो वकील साहब पेश हुए थे उनसे जज साहब ने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है या आपको कंपोजिशन से प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है ये तो ये जाने, लेकिन हम तो एक ही बात कह सकते हैं कि हमने जो कमीशन है ये महिलाओं के हितों के लिए बनाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं हमने एक जागृति रूप में और ईमानदारी और सच्चाई के साथ उसे पूरे हरियाणा में इस तरीके से फैलाया कि महिलाओं को एक विश्वास बना और उन्हें ये लगने लगा कि आज आयोग में उनकी सुनवाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। तो मैं कहती हूँ अगर हमने अपना काम ईमानदारी से किया है तो सरकार को किसी भी तरीके से हमसे परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पद हो अगर उस पर बैठते हुए अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन अगर सही तरीके से हो रहा है तो मेरे ख्याल से इसमें सरकार को आपत्तियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुमन जी, जवाहर यादव साहब का भी ये कहना है कि उनका कहना है कि वो पुरानी रवायतों पर नहीं चलेंगे और जो गलत होगा वो उसे सहन नहीं करेंगे, और आपकी नियुक्ति को ये गलत मानते हैं कि गलत तरीके से नियुक्ति हुई। अगर हमारी नियुक्तियां गलत हुई थी तो ये सरकार ने बीच में, आप देखिए आधा टेन्योर हमारा हो चुका था और बीच में एक लगे हुए पद पर काम करते हुए आप किसी को कहते आप जाइए, आपका टेन्योर काट दिया गया, हमें ये नहीं बताया जाता कोई भी कारण, और आरटीआई भी मैंने इसके लिए लगाई थी जिसका जवाब आज 1 साल होने को हो गया। मुझे अपनी आरटीआई नहीं मिल पाई कि क्या कारण क्या वजह रही, वो आरटीआई का जवाब भी हमें अब तक नहीं मिल पाया। तो मैं ये कहूंगी कि सिर्फ इस तरीके से ये सही नहीं है और आयोग को जो महिलाओं के लिए बनाया गया उसे चलने देते। अगर नियुक्तियां दोबारा से करनी है तो मेरे ख्याल से 1 साल बाद टेन्योर खत्म हो जाता, उसके बाद नई नियुक्तियां बहुत अच्छे तरीके से जैसा बदलना चाहती थी सरकार वो बदल सकती थी, लेकिन एक चलते हुए आयोग को बीच में ठप कर देना, बंद कर देना या ये कह देना कि इसे बंद कर दिया जाता है तो ये महिलाओं के साथ सरासर अन्याय है। और जवाहर जी जवाब दीजिए, पिछले 10 महीने ये गलत था। जिस तरीके से वो परेशान हुई है उनके लिए मैं कहूंगी कि महिलाओं के वो हितैषी नहीं माने जा सकते। जी देखिए, एक तो मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि ये सवाल मेरा सुमन दहिया जी से नहीं है, ये है खजान सिंह जी से, क्योंकि सुमन दहिया जी किसी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व तो अभी नहीं करती। खजान सिंह जी बताएंगे, जो बार बार में महिलाओं का विषय आ रहा है कि जब कमलेश पंचाल जी को और सुमन दहिया जी को बनाया गया उससे पहले कितने दिन ये पद खाली रहा था? क्या तब महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा था कांग्रेस की तरफ से? तो इसलिए ये तो मेरा खजान सिंह से पंतरा। अब मैं उत्तर देना चाहता हूं सुमन दहिया जी को। हमारा कहना यह है कि इस मनोहर सरकार को कमलेश पंचाल जी से कोई दिक्कत नहीं है, सुमन दहिया जी से कोई दिक्कत नहीं है। सुमन जी मैं बोल लेता हूं, सुमन जी मैं बोल लेता हूं, उसके बाद उत्तर दे दीजिएगा। सुमन जी मैं बोल लेता हूं, उसके बाद उत्तर दे लीजिएगा प्लीज। सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी, हमारा जो मनोहर सरकार का कमलेश पंचाल जी से और सुमन दहिया जी, सुमन दहिया जी एक बार सुन लेते हैं जवाहर यादव साहब को, फिर आपके पास आते हैं। हमारा विरोध तो खजान सिंह जी आपके पास भी आ रहे हैं। जी जवाहर जी अपनी बात पूरी करें। हमारा विरोध दोनों महिला से किसी भी रूप में नहीं है। हमारा तो यह है कि जो प्रशासनिक गड़बड़ हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ ही नहीं, उसके ऊपर जो असंवैधानिक कार्य किया है। अच्छा मैं जानना चाहता हूं, सुमन दहिया जी मुझे बताएंगी, क्या इनको ये डिफाइंड है कि इनके कार्य क्या होंगे? क्या इनको ये पता है कि ये किसको रिपोर्ट करेंगी? क्या इनको पता है कि इनके पास कौन कौन आ सकता है? इनका दायरा क्या होगा? जब ये कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ, उसमें ये तय ही नहीं हुआ कि इनके काम क्या है, ये भी तय नहीं है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। या तो ये मुझे बताएं कि ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, सुमन जी बताइए, दायरा कहा गया था, जवाहर जी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब हम इसको रिपोर्ट करेंगे। जवाहर जी जवाब ले लेते हैं। रोहित जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि रोहित जी की बात का जवाब न्यायालय ने दे दिया है। इस बात पर बहस करना बेतुकी बात है और पूरा फैसला या तो इनके वकील ये बात पेश नहीं कर पा रहे या क्या बात, ये तो जवाहर जी बताएंगे ना। ये बात क्या न्यायालय के सामने नहीं रखी थी? जवाहर जी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या माननीय जस्टिस साहब के सामने, उनकी बेंच के सामने सुमन जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ,
ये आपसे जानना चाहते हैं। सुमन जी, आप इस दायित्व वही पर बता थे, रही हूँ, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें कोई ऐसी ईगो वाली बात नहीं है। हमें ये एक संवैधानिक पद है और मेरे ख्याल से हमने अपने पदों पर रहते हुए कभी राजनीति नहीं की, इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि आयोग के पदों पर कोई भी रहे, उसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। ठीक है सुमन जी, ठीक है सुमन जी, आपको रोक लो जवाहर जी, आपको भी। बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। खजान सिंह साहब से एक सवाल ले लेते हैं। खजान सिंह साहब, जो सवाल जवाहर यादव साहब ने आपसे पूछा था, मैं चाहूंगा बिल्कुल उसका जवाब जरूर दें, क्योंकि सवाल वो भी बुनियादी था, मौलिक सवाल था। सरकार का अंग है, सरकार के ओवैसी रह चुके हैं, इनको खुद पता होना चाहिए। इससे पहले सुशीला शर्मा जी और चंद्र प्रभा जी वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन थी और इनका न्यायपालिका से विश्वास उठ चुका है। जवाहर यादव जी इनके बड़े बड़े नेता न्यायपालिका पर अटैक कर रहे हैं कई दिनों से। इन्होंने उत्तराखंड के चीफ जस्टिस को बदल दिया, वो अटैक था। अरे वो पद कब खाली हुआ उनका? मेरा उत्तर नहीं दे रहे, बार बार ये तो मेरा उत्तर नहीं मिल रहा है। ये तो अवमानना है न्यायपालिका की। और जवाहर यादव जी कर रहे हैं, जवाहर यादव जी अटैक कर रहे हैं माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को, उनकी अवमानना कर रहे हैं। इनको शायद ये नहीं ज्ञान है कि हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, कानून के मुताबिक दिया है, महिलाओं का तो इन्होंने अपमान किया। इन्होंने तो एक आईपीएस अफसर को ये कह दिया गेट आउट, महिला आईपीएस अफसर को गेट आउट कह दिया इनके मंत्री ने, और कोई एक्शन नहीं हुआ उनके खिलाफ। उल्टा महिला आईपीएस अफसर के खिलाफ कार्रवाई हो गई। तो ये तो महिलाओं का अपमान करना पहले दिन से कर रहे हैं। किसानों का अपमान इन्होंने किया, इन्होंने ठीक है, मजदूरों का अपमान किया। ये सरकार तो जनविरोधी सरकार है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अब डिबेट पे ठीक है, खजान सिंह जी आप रोको हुए, क्योंकि डिबेट से हम लोग बाहर नहीं जाए, आपको रोक रहा हूं। अब मैं प्रदीप मलिक साहब और रविंद्र ढूल साहब के पास भी चलूंगा। जवाहर जी आपके पास भी आता हूं। मलिक साहब, प्रदीप मलिक साहब, क्या आपको लगता है कविता जैन का जिस तरह से जो मंत्री है उनका बयान आता है इस पूरे मसले पर, तो किस तरह से आगे आप देखते हैं इस पूरे मामले को? रोहित जी, मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो महिला आयोग ये आज से नहीं है, ये महिला आयोग पहले से भी है। जब इनेलो की सरकार थी तब भी इस पे महिला आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होती थी। और 2012 में जो एक्ट बना जिसकी यादव साहब बात कर रहे हैं, उस एक्ट में महिला आयोग को ज्यादा शक्तियां दी थी। पहले क्या होता था, इनके पास ज्यादा शक्तियां नहीं होती थी। ये किसी को जैसे पुलिस वाले कोई बात माने ना माने वो उनकी पुलिस की जिम्मेदारी होती थी, उन पे उनके विवेक पर निर्भर करता था। लेकिन 2012 में एक्ट बनने के बाद इस आयोग के पास बहुत सारी शक्तियां थी। वो अलग बात है कि लाल फीताशाही में वो जो इनकी पावर थी वो धीरे धीरे वो चलती रही। कई महीने तो इनको 5-6 महीने तो बगैर सैलरी के भी आयोग की उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को इनको बगैर सैलरी के भी काम किया है। और इससे पहले जो थी चंद्र प्रभा रही है पूर्व सरकार में, जो मैडम सुमन दहिया से पहले चंद्र प्रभा रही है, और उससे पहले भी रही है इनेलो सरकार में। ये नई बात नहीं है। लेकिन ये एक्ट बनने के बाद उसमें सारी शक्तियां आ गई थी कि जितनी महिलाएं, जो महिला आयोग जो लिख के देगा उस पर पुलिस की जिम्मेदारी भी बनेगी। और आयोग ऐसा नहीं है, सुमोटो भी ले सकता है। किसी केस में उसने अखबार में भी कोई कटिंग देगी, किसी महिला के साथ इनजस्टिस हुआ, अत्याचार हुआ, तो उस पर भी ले सकता है। अगस्त 2015 में यादव साहब की सरकार ने महिला थाने खोलने थे, 20 पुलिस स्टेशन खोलने थे। उस समय जरूरत आई थी और कोर्ट में ये कहा गया था कि जब कोर्ट ने स्टे दिया है और नई नियुक्ति पर रोक लगाई है, तो फिर जब ये आयोग था और ये काम कर रहा था, इसको कंटिन्यू करने देते। क्या जरूरत थी उसको रोकने की? अब जब महिला थाने खोले 20 थाने, तो उस समय जब आयोग की अध्यक्ष तो चाहिए थी, अब इनके पास थी नहीं क्योंकि इन्होंने उसको बर्खास्त कर दिया था। कोर्ट में तो किसी ने किसी के हाथ नहीं बांधे हुए थे, वहां पर अपनी दलील दे देते कि ये बात है। कोर्ट से जीते हैं और वो भी डबल बेंच से ये फैसला आया, तो कोर्ट के फैसले पर ना मैं कुछ कह सकता ना यादव जी कह सकते। ठीक है। लेकिन ये है कि आपकी ये पोस्ट खाली रही है, 3 साल का टेन्योर था, 1.25 साल बाद इनको हटाया गया है। और ये जो बीच का गैप है, हर महीने आपको मैं बताऊं, पंचकुला में इनका ऑफिस है, हर महीने 57-58 शिकायतें आती हैं। ऐसी महिलाओं की शिकायतें आती है जिनकी कोई नहीं सुनता। ठीक है, ठीक है मलिक साहब, शिकायतों पर कोई कार्रवाई हो जाती, महिलाओं को जस्टिस मिल जाता, तो ये कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ वाली बात भी सार्थक हो जाती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमारे महिला पुलिस स्टेशन खुले हुए हैं उनमें महिला कर्मचारी ही नहीं है। आप ये बताइए ना, कम से कम। ठीक है, अभी अगला विषय आएगा। मलिक साहब आपको रोकूंगा माफी के साथ। रविंद्र ढूल साहब के पास चलते हैं, उसके बाद जवाहर जी आपके पास आ रहा हूं। मलिक साहब आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। ढूल साहब, क्या आप देखते हैं किस तरह से इस पूरे मामले को, कि कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि सरकार ने इसे नाक का सवाल बना लिया, जिस तरह से कविता जैन का जो बयान आया कि हम अपने फैसले पर अडिग हैं,
अभी अब जब फैसले की कॉपी आएगी तो उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे, अपील करने तो करेंगे। जी जी, नाक का सवाल तो बना ही है रोहित। अगर नहीं बना होता तो महिला आयोग के को जब इनको सदस्यों को जब स्टे मिल गया था कोर्ट से, उसके बाद में इनको काम भी नहीं करने दिया। वो तो मैं हैरान हूं इस बात पर देख करके कि अभी इसके लिए अवमानना की एप्लीकेशन हाईकोर्ट के अंदर नहीं डली। यदि हाईकोर्ट के अंदर अवमानना की एप्लीकेशन डलती तो वो बहुत जल्दी कोर्ट के अंदर भी खड़ी होती सरकार। इनको जवाब देना पड़ता है कि जब हाईकोर्ट ने इनकी रिमूवल के ऊपर स्टे कर दिया तो उसके बाद में इसको काम क्यों नहीं करने दिया। नाक का सवाल तो इन्होंने बनाया ही है, ठीक है। और ये आगे क्या करेंगे, क्या इसकी आज के दिन में भी ये पालना करेंगे या नहीं करेंगे। यदि इन्होंने नाक का सवाल नहीं बनाया है तो ये कल इनको ज्वाइनिंग करवाए, इनको अपना कार्य करने दें। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये चाहेंगे कि इनका टेन्योर जो है महिला आयोग का बहुत छोटा है, 3 साल का। 3 साल के टेन्योर को आपने किसी भी तरीके से खत्म करना है ताकि जो है लोगों का कुछ भी होता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है कांग्रेस के आगे हमारी नाक जो है बची रहे और कोई मतलब नहीं इनको इस चीज से। दुल साहब एक बात और टेक्निकल बात आपसे जानना चाहेंगे। मलिक साहब ने दुल साहब एक बात और जानना चाहेंगे, एक आईएनएलडी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक अधिवक्ता के तौर पर हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज कोर्ट का फैसला आया तो यानी अब सुमन दहिया जी और कमलेश पांचाल जी ये अपना पद जो है ये कभी भी ग्रहण कर सकते हैं या इनको ज्वाइन करवाने की अलग से कोई प्रक्रिया होगी? देखिए रोहित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हाईकोर्ट की तरफ से स्टे किया जाता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये किसको रिपोर्ट नहीं करते। खास बात देखिए, ये संवैधानिक पोस्ट है, ये किसी को रिपोर्ट नहीं करते। महिला आयोग एक स्वायत्त संस्था है, तो यह स्वायत्त संस्था हाईकोर्ट का जब स्टे आया था उसके बाद में इनको अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम माना जाना चाहिए था। इनको ऑफिस जाने से कोई भी नहीं रोक सकता था। आज के दिन में हाईकोर्ट ने इनका जो है रिमूवल क्वाश कर दिया। कल के दिन में यह कोर्ट वहां पर दफ्तर में जाकर के अपना काम रिज्यूम कर सकती हैं। इन्हें क्योंकि ये शपथ ले चुकी हैं, संविधान की शपथ ये पहले ले चुकी हैं। शपथ लेने के बाद में इनको अपने कार्य को रिज्यूम करने से कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं रोक सकती है। ठीक है, या तो ये जाकर के सुप्रीम कोर्ट से स्टे करवाए इनके रिमूवल को। ठीक है, आपका शुक्रिया। ये आपने जो पूरी तकनीकी बात भी समझाई। सुमन दहिया जी, एक छोटा सा सवाल जवाहर यादव जी से, क्योंकि मुझे सवाल लेना है। क्या आप कल अपना ऑफिस रिज्यूम करेंगी, ज्वाइन करेंगी? जी रोहित, बिल्कुल कल हम क्योंकि फैसला आ चुका है और कल जाके जरूर हम अपने पद को ग्रहण करेंगे और उसमें जो है जो महिलाओं की बात आपके माध्यम और आपको एक और बात सुमन जी, और आपको लगता है कि जो तमाम सुविधाएं या सुमन जी, क्या और जो तमाम सुविधाएं या जो जरूरत की चीजें जो एक ऑफिस चलाने के लिए रहती हैं, क्या आपको वो सब मिलेंगी? इस बात का भरोसा है आपको? भरोसा तो देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलिए, उम्मीद है कि सरकार हमें अपनाए और हमें अपना काम करने दे और सहयोग से कार्य इसमें करने दे ताकि हम मिलकर जो है। ठीक है, आपका सुमन जी ने बड़ी दिलचस्प बात की। इन्होंने कहा कि सरकार हमें अपनाए, ये बात इन्होंने कही। जवाहर यादव साहब बताइए साहब, क्या दिक्कत है ये बताएं, क्योंकि बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि देखिए अभी सुमन दहिया जी ने जिस तरह से बताया और अभी यहाँ पे मलिक साहब ने भी बताया कि बड़े लंबे अरसे तक बिना तनख्वाह के भी काम किया, फिर देर से तनख्वाह मिली, चलिए ठीक है, बाद में मिल गई होगी एक साल, ठीक है, आपने हटा दिया पद से, ठीक है, अब कोर्ट ने क्वैश कर दिया, ठीक है, तब भी ये कह रहे हैं कि नहीं सरकार हमें स्वीकार करे। तो दिक्कत कहां पर है? क्यों आप सुमन दहिया जी के पदनाम के आगे पूर्व लगाने पर अड़े हुए हैं? एक तो मैं क्योंकि एक तो मुझे जो खजान सिंह जी से जो मैंने उत्तर मांगा था ना, मैंने ये नहीं पूछा था इनसे पहले कौन थी, मैंने कहा था कि इनकी नियुक्ति से पहले और जो पूर्व में थी, जो नियुक्तियों का गैप था, जो कई महीनों वो नहीं रहे, क्या तब महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हुआ था? नंबर 1। दूसरा, आपने कहा कि सुमन दहिया जी को सैलरी नहीं मिली या कमलेश पंचाल जी को सैलरी नहीं मिली, तो वो 5-6 महीने वो हमारी सरकार के नहीं थे, वो हुड्डा साहब की सरकार के थे, हमारी सरकार के भी नहीं थे जी। मेरा कहना फिर यह है, जिस पर्सन का उत्तर देने से सुमन दहिया जी बड़े प्यार से निकल गए,
मैंने ये पूछा था कि मेरे वकील मित्र भी नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ ये कंस्टिट्यूट हुआ कब, मुझे कोई नहीं बता पा रहा। इसका दायरा क्या है? ये कह रहे कि ये किसी को रिपोर्ट नहीं करते, इनका दायरा तो होगा, इनका दायरा। एक मिनट सुमन जी मैं बोल लेता हूँ, सुमन जी मैं बोल लेता हूँ, सुमन जी मैं बोल लेता हूँ, मेरे बात बोल लीजिएगा, मैं बोल लेता हूँ। सुमन जी को सुन लेते हैं, जवाहर यादव जी को, फिर आपके पास आते हैं। एक बार पूरी बात सुन लेते हैं इनकी। जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी बोलिए जवाहर जी, सवाल का जवाब दीजिए जवाहर जी कि क्यों आप पूर्व लगाने पर डटे अड़े हुए हैं? इसका दायरा क्या है? मैं इसलिए कह रहे हैं, हमारा मत ये है, और जैसे खजान सिंह जी कह रहे थे, हमने माननीय न्यायालय के किसी भी निर्णय पे कोई टिप्पणी नहीं की, परंतु मैं ये कहता हूं कि जब तक ये कंस्टिट्यूट हुआ ही नहीं, जो एक्ट बनाता उसकी 3 धारा है और उसका पहला प्रथम वो है जिसके अनुसार इसको कंस्टिट्यूट करना चाहिए। एक्ट ये कहता है, मुझे आज तक कोई ये नहीं बता पा रहा कि उस धारा 3 के प्रथम उसके तहत ये कंस्टिट्यूट कब हुआ। ना मेरे वकील मित्र बता पाए, ना सुमन दहिया जी बता पाई। अब देखिए ये मेरी आवाज नहीं जाने दे रही पब्लिक के पास, भाई ये मेरी आवाज को दबा रही है बीच में बोल के। अरे जवाहर जी आपकी आवाज को कोई दबा सकता है? आप बताइए। नहीं, मैं दबा नहीं रही हूँ, मैं आपकी बात को बुलंद नहीं, सुमन जी दबा देती हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे सुमन जी बता देना, सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी इसमें उपाध्यक्ष रही है। मुझे वकील से जानना होता तो मैं वहां चला जाता। डिबेट यहाँ मैं और आप कर रहे हैं, ये मुझे बता दे ये कब कंस्टिट्यूट हुआ। सुमन जी इसने इसका उपयोग किया है तो इनको ये पता होगा कि कब कंस्टिट्यूट हुआ। जवाहर जी एक प्रतिक्रिया यहाँ पर ढुल साहब की ले लेते हैं। जवाहर जी, सुमन जी आपको भी रोक रहा हूँ, सुमन जी आपको भी रोक रहा हूँ, जवाहर जी आपको भी रोक रहा हूँ। ढुल साहब की प्रतिक्रिया लेना जरूरी है। ढुल साहब ये बताइए, जवाहर यादव जी बार बार धारा मतलब 3 की बात करें, धारा 370 से बड़ी धारा 3 बना दी है इन्होंने। क्या है इस धारा 3 में? ये तो 370 से भी बड़ा बना दिया उन्होंने। देखिए यहाँ पर जो है किसी भी मैं ये बता रहा हूँ, कोई भी संवैधानिक संस्था है या कुछ भी रहता है, वहां पर एक जब एक्ट बनता है तो एक्ट के अंदर उसका कॉन्स्टिट्यूशन रखा जाता है कि किस प्रकार से इनको शपथ दिलाई जाएगी, किस प्रकार इनको सेलेक्ट किया जाएगा और क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशंस होंगी, ये सब उसमें रहती हैं। तो धारा 3 में इनकी क्वालिफिकेशंस और किस प्रकार के जो भी है ना, इसके अंदर धारा 3 के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। अब इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यही आप इस बात को नोट कीजिए, यही डिफेंस लेकर के सरकार ने इनको हटाया था, पहली बात। दूसरी बात, यही डिफेंस लेकर के सरकार हाईकोर्ट के अंदर खड़ी हुई थी। तीसरी बात, हाईकोर्ट ने इसी बात को, इसी आर्गुमेंट को खारिज किया है सरकार के। चौथी बात, यदि कॉन्स्टिट्यूशन से इनको कोई प्रॉब्लम है लेकिन सदस्यों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार इनके ये कॉन्स्टिट्यूट करके सदस्यों को दोबारा अपॉइंट क्यों नहीं कर देते? क्या ये कर पाएंगे? क्या इस सरकार में इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि पिछली सरकार की अपॉइंट की हुई, यदि मैं मान लेता हूं इनकी बात को, पॉलिटिकली मान लेता हूं करेक्ट, क्योंकि लीगली तो माननीय हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये तो आपका आर्गुमेंट है ही नहीं, क्योंकि आपने जो है इनको अपॉइंट किया, जी ठीक है, हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर चुके हैं। हाई कोर्ट इनके ग्राउंड को पहले ही खारिज कर चुकी है। यदि नहीं खारिज किया होता, ये धारा 3 वाला इतना बड़ा ही ग्राउंड होता, तो आज के दिन में हाई कोर्ट में पिटीशन खारिज, मैं उत्तर देना चाहता हूं, सरकार का वो खारिज नहीं किया जाता। चले जवाहर जी से उत्तर ले लेते हैं, उसके बाद आ रहा हूं खजान जी आपके पास भी आ रहा हूं, सब लोगों के पास आऊंगा जी। मैं उत्तर दे देता हूं। मेरे आईएनएलडी के मित्र वकील होने के नाते इतने अच्छे तथ्य दे रहे हैं और कोर्ट ने ये कर दिया तो वो निर्णय, तो फिर जब हम आपके नेताओं को मिली हुई सजा की चर्चा करते हैं तब आप कोर्ट पे आर्गुमेंट क्यों करते हैं? तब आप ये क्यों कहते हैं कि नहीं जी ये ऐसे रह गया, कोर्ट का निर्णय का हम स्वागत करते हैं परंतु ये पक्ष ऐसे रह गया? अगर ये कहने का अधिकार इनको है, अगर ये कहने का अधिकार इनको है, तो मैं तो कह रहा हूं, मुझे अभी तक इसका उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ढुल साहब ने खुद कहा कि 3 उस कमीशन के ऊपर है। मैं ये कहता हूं 3 के साथ इन्होंने कहा 3 धारा 3 के पहले कॉलम के अनुसार इसकी ये चीजें उसमें है, तो मैं वही जानना चाहता हूं ढुल साहब से, वो कंस्टिट्यूट कब हुई? अगर उसमें नियुक्ति, उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया, आपने खुद कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया है, तो मैं जानना चाहता हूँ नियुक्ति की प्रक्रिया क्या थी? चलिए जवाहर जी, सुमन जी से जान लेते हैं एक आखिरी कमेंट, वक्त बहुत कम है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं जवाहर यादव साहब। सुमन दहिया जी आखिर में आपसे यही जानना चाहिए तो फाइनल कमेंट, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जवाब
ये धारा 3 जिसे जवाहर यादव जी ने धारा 370 के बराबर इतना बड़ा खड़ा कर दिया है कि क्या आपको लगता है कि किसी तरह से इन तमाम नियम कायदों की अनदेखी हुई? जवाब दे दीजिए सुमन जी इस सवाल का। संवेदना है जवाहर जी से जी, जो वो बहुत टाइम से एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं और मेरे बड़े साथी है जी, पड़ोसी भी, सब कुछ है और चेयरमैन भी अब है, पहले ओएसडी रहे। तो इन्हें कहूंगी कि ये चलिए जो मजबूरी हो सकता है इनकी कि बार बार इन्हें ये रिपीट करना पड़ रहा है, लेकिन वैसे इन्हें मुझे अब तक मुबारकबाद दे देनी चाहिए और इस बात को मान लेना चाहिए। ये इनके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए बेहतर है। और रही बात ये कि जवाहर जी इनका कह रहे हैं मुबारकबाद तो दे दीजिए। सत्य की जीत हुई है जवाहर जी मुबारकबाद तो दे दीजिए। जीत हुई है। ऐसे मैंने पहले ही कहा कमलेश पंचाल जी को और सुमन दहिया जी को व्यक्तिगत रूप से जीवन में ऊंचे से ऊंचा पद ये प्राप्त करें, मेरे जीवन भर के लिए शुभकामनाएं हैं, परंतु नियमों की अनदेखी के लिए चलिए सुमन जी शुभकामनाएं मिली आपको, लेकिन परंतु के साथ चलिए फाइनल कमेंट जी जी सुमन जी संक्षेप में आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। आपको परंतु लगाकर शुभकामनाएं दे दी है जवाहर जी ने, मुझे लगता है इतने से संतोष कर लेना चाहिए आपको। जी रोहित जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी माननीय अदालत का और कहना चाहूंगी कि इस फैसले ने जो एक ऐतिहासिक फैसला जस्टिस साहब ने सुनाया है और ये इसके साथ में ये कहूंगी कि जो इस फैसले से लोगों का जो विश्वास न्यायपालिका में था वो अटल हो गया है। ठीक है सुमन जी, माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त कम है। खजान सिंह जी आपका फाइनल कमेंट आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? हम सत्यमेव जयते और न्यायालय में विश्वास पूरा करते हैं। रोहित जी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ignorance of law is no excuse। और नीम हकीम खतरा जान, लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। तो मैं अपने छोटे भाई अजीत जवाहर यादव जी को बताऊंगा, माननीय न्यायपालिका का सम्मान करना सीखो। उत्तराखंड का भी आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे, माननीय न्यायपालिका का अवमानना मत करो, कानून की अवमानना मत करो, संविधान को मत तोड़ो, संविधान के साथ खिलवाड़ मत करो और न्यायपालिका आपसे ज्यादा सम्मान करता हूं, आपसे ज्यादा सम्मान करता हूं। मैंने कभी नहीं कहा मेरा कोई शब्द दिखा दीजिए, आप गलत तथ्य बात कर रहे हैं, आप तथ्यहीन बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं मुझ पर, व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं आप मुझ पर, आपको शोभा नहीं देता, आप व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, शोभा नहीं देता आपको, पूरा हरियाणा जुड़ा हुआ है। आप गलत आरोप लगा रहे हैं मुझ पर। मेरा जवाहर जी फाइनल कमेंट आपका, संक्षेप में, वक्त कम है। देखिए, जहां तक खजान सिंह जी मिसगाइड कर रहे हैं, मेरा एक शब्द पूरी डिबेट में माननीय न्यायालय के प्रतिकूल एक भी टिप्पणी नहीं है जी, परंतु मुझे उसका उत्तर आज तक नहीं मिला इस पूरी डिबेट में कि इसका कंस्टिट्यूट हुई कब, ये रहस्य है। मैं जानना चाहूंगा, सुमन जी से व्यक्तिगत मिलकर मुझे तो बता देंगे, परंतु हम ये कहते हैं कि न्यायालय के प्रत्येक निर्णय का हम सम्मान करते हैं, परंतु न्यायालय ने ही ये अधिकार दे रखा है कि आप उच्च न्यायालय से और उच्चतम न्यायालय में अपनी बात जाकर कह सकते हैं। ये संविधान ने और माननीय न्यायालय ने ये निर्णय दे रखा है। ठीक है, सरकार को ये लगेगा कि इसके आगे जाना है तो सरकार इस पर निर्णय करेगी। चलिए जवाहर जी, आपने बिल्कुल न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन बधाई परंतु लगा कर देते हैं जवाहर जी। प्रदीप मलिक साहब आपका फाइनल कमेंट। प्रदीप मलिक साहब। रोहित जी अब ये 2012 में जब एक्ट बन गया था, जिस पे विधानसभा में ये एक्ट बना था, उसके बाद राज्यपाल की मोहर लगने के बाद ये बन गया था और ये सबको पता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे रिक्रूटमेंट के लिए पहले एक सर्च कमेटी होती है, उसके पास नाम आते हैं, सर्च कमेटी में जो जो अच्छे नाम लगते हैं उसको सिलेक्ट कर देती है। अब क्या, अब कमीशन और भी हैं, क्या वहां पर जो सर्च कमेटी की ये नहीं मानेंगे क्या सिफारिशें? वहां पर सर्च कमेटी की ही अप्रूवल होती है। उसके बाद यदि आपने बड़े कमीशन जैसे एचपीएससी है, राइट टू सर्विस एक्ट है जी, थोड़ा संक्षेप में मलिक साहब, वहां अपॉइंटमेंट जब करनी होती है तो आपने लीडर ऑफ अपोजिशन की भी मंजूरी लेनी होती है। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर के साथ एक मिनिस्टर होता है और एक लीडर अपोजिशन होता है, दो की सहमति हो जाए तो लीडर अपोजिशन को ये इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है पहले सर्च कमेटी में नाम जाएगा, उसके सर्च कमेटी में कितने नाम आए, कमेटी के पास सर्च कमेटी में कितने नाम आए, इस तरह की नियुक्ति मैं सहमत हूँ मलिक जी से, मलिक जी से बिल्कुल सहमत हूँ। सर्च कमेटी में नाम कितने आए ये
बता दें मुझे। दूसरी बात, मैं एग्री उनसे। और दूसरी बात, जब इस कमीशन को स्टे मिला था तो उस समय यही बात आई थी कि हमने ये थाने खोलने हैं, महिलाओं के थाने खोलने हैं, तो कोर्ट ने यही कहा था कि ये महिला आयोग जो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। मलिक साहब आपको रोक रहा हूं, मैं ढूल साहब की प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा आखिर में। बड़े शांति से सबकी बात को सुन रहे। ढूल साहब जरूर अपनी आपका फाइनल कमेंट आखिर में क्या कहेंगे? जी, पहले तो एक प्रवक्ता के रूप में आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह देना चाहूंगा, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार की तरफ बदले की कार्रवाई ना करे और सरकार के रूप में एक संवैधानिक अपना दायित्व निभाए। दूसरी बात, मैं माननीय यादव साहब को एक वकील के रूप में सलाह देना चाहूंगा, यदि आपको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ तो आप कल ही सुबह जाइए, हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू की पिटीशन डालिए, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कि ये कभी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ था, सरकार ने आज पाया है, आप हाई कोर्ट में रिव्यू डाल करके इसको खारिज करा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इनकी। यहाँ पर बैठ करके डिबेट करने की जगह आप जाइए, माननीय महाधिवक्ता के पास जाइए और हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू एप्लीकेशन डाल लीजिए, बस। सरकार अपना काम करेगी, वो मैंने कहना नहीं, सरकार अपना काम करेगी, क्योंकि इन सब के ग्राउंड को खारिज कर चुकी है कोर्ट। चलिए, जवाहर जी ढूल साहब की राय को भी आपको मान लेना चाहिए। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो बिल्कुल जिस तरह से ढूल साहब ने भी कहा कि बड़ा दिल रखिए, हालांकि आपका दिल बड़ा है लेकिन राजनीतिक तौर पर भी दिल बड़ा रखिए और किंतु परंतु को छोड़कर बधाई दें तो शायद ज्यादा बेहतर चीजें होंगी। सुमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में हम संविधान का पालन करने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जवाहर जी माफी के साथ रोक रहा हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र ढूल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि कई बार जो चर्चा होती है या इस तरह के विवाद होते हैं, कई बार उनको इतना तूल दे दिया जाता है कि वो बवंडर बन जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये विवाद बवंडर ना बने, विवाद खत्म हो और चीजें बिल्कुल साधारण तरीके से चले। इस उम्मीद के साथ बड़ी बहस में आज इतना है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।